नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाना चाहते हैं तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे और तभी आप यूपी पुलिस में वर्दी पा पाओगे। बिना प्रैक्टिस सेट के कोई भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस में वर्दी नहीं पा पाएगा। तो लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसे चले। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 37 में से 30 प्लस स्कोर तो आपको हर हाल में करना ही होगा। अगर इससे आप कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी सही नहीं चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को पता चल पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 265। इससे पहले 264 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो कर्कश का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर। कौन, मधुर। ये कर्कश का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए वाक्यांश के लिए उचित विकल्प चुनें। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रजीत। क्या, इंद्रजीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति तो क्या कहलाता है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति तो ये कहलाता है कुलीन। क्या, कुलीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो कौन सा हो जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, तो ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। क्या, इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो कौन सा है श्री गणेश का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री। कौन सा, इतिश्री है श्री गणेश का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि 3 है वो फूल के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा नहीं, तो तनुजा। कौन, तनुजा ये फूल का पर्यायवाची नहीं है, ये पुत्री का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है रसराज, ये आपको बताना है। तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसे, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मर्रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो कौन सा रस इन पंक्तियों में, ये आपको बताना है। तो ये हैं शांत रस की पंक्तियाँ। किसकी, ये शांत रस की पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, सॉरी आप पूरा बोले, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है कि जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वह कहलाता है चौपाई। क्या, चौपाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो कौन सा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष और ये सभी। तो ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी क्या है, तो कौन सी है हिंदी की आदि जननी, ये आपको
बताना है। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। कौन? संस्कृत है हिंदी की आदि जननी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर चुका। नीचे दिए गए विकल्प में इस भाग में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो आपको बताना है कि ये अध्ययन की जो वर्तनी है यह शुद्ध लिखी गई है, इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी में जो वर्तनी लिखी है वो वर्तनी शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आविकारी शब्द क्या होता है? तो क्या होता है आविकारी शब्द? तो आविकारी शब्द होता है अव्यय। क्या? अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है तो कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है तो इनकी संख्या है 33। कितनी? 33 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तो कौन से समास में होता है पहला पद संख्यावाचक? तो ये होता है द्विगु समास में। किसमें? द्विगु समास में होता है पहला पद संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है राजपुत्र में ये आपको बताना है। तो जो राजपुत्र है इसमें समास है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निर्देश दिए गए पृष्ठ संख्या 23-24 निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को पहचान चिन्हित कीजिए। यानी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में 3 जो शब्द हैं वो एक से हैं जबकि चौथा जो शब्द है वो अलग है। तो आपको वही अलग शब्द को छांटना है। तो कौन सा अलग शब्द हो जाएगा वो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता, तो इनमें से कौन सा अलग है? तो इसमें जो खेद है ये अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, तो इनमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तो कौन सा अलग है? तो इसमें से अलग है घर। कौन? घर ये अलग है, बाकी के ये परिवार के ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कौन सा समास कहते हैं कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। क्या? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर निर्देश दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 से 29 के लिए कि निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 26 और उसका राइट आंसर बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो कौन है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि ये आपको बताना है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर। कौन? कबीर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 से आपके सामने कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो कौन सी भाषा को स्वीकार किया गया राजभाषा के रूप में ये आपको बताना है। तो ये स्वीकार किया गया है हिंदी को। किसे? हिंदी को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो कौन है कामायनी महाकाव्य के रचयिता ये आपको बताना है। तो कामायनी जो महाकाव्य है इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी महाकाव्य के रचयिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो किस काल की रचना है पृथ्वीराज रासो ये आपको बताना है। तो जो पृथ्वीराज रासो है ये है आदिकाल की रचना। किसकी? ये आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिवसावसन का समय तो कौन सा होता है? दिवसावसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह सुंदर
परिसी धीरे धीरे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 30 में ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आता है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम? तो ये आता है का वर्ण के बाद। किसके? का वर्ण के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ है कि खग जाने खग की बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई। इसके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर या अलावा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। तो चलिए बनाते हैं। पहला और छठवां आपको एक साथ रखना है, मतलब पहला पहली जगह पर और छठवां लास्ट में। बाकी के या अलावा को क्रम से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 33 है तो इसका ध्यान रखना है। तो आपको विकल्प ही दिखा देते हैं तो इसका राइट आंसर आप मिला लीजिएगा। तो चलिए मिलाते हैं कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो क्या कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म, तो कौन हो जाएगा? बा। अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार, तो इसके बाद बा के बाद या उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, तो ला उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो इसके बाद रारसी आ जाएगा। तो वा या ला रा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से आपके सामने अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अक्ल का दुश्मन। तो इस मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। क्या? महामूर्ख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी वाक्य को चिन्हित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए पद मिलाते हैं। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होना, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस वाक्य में त्रुटि ये आपको बताना है। धनवान को बेकार में, तो यहाँ पर बेकार में धनवान को व्यर्थ में होना चाहिए था, बेकार में नहीं होना चाहिए। तो बेकार जो शब्द आए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी भाग में त्रुटि है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इनमें से किसकी वर्तनी है जो शुद्ध लिखी गई वो आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी लिखी है? तो ये लिखी है सच्चिदानंद। किसकी? सच्चिदानंद की वर्तनी शुद्ध लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो कहाँ पर होता है? उपसर्ग का प्रयोग ये आपको बताना है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। कहाँ पर? शब्द की आदि में, यानी मतलब शब्द की प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। तो मिठास में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो जो मिठास शब्द है इसमें प्रत्यय है आस। कौन सा? आस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद हो जाए सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को, तो इसे हम कहते हैं संधि। क्या? संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।